अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात का जाने कौन सा पहर था। घुप अंधेरे की वो रात बहुत सर्द थी। वीरान और सुनसान रात। लंबा सा एक कच्चा रास्ता था जिसके दोनों तरफ छोटी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी। तेज हवा से झाड़ियों की सरसराहट माहौल को खौफनाक बना रही थी। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। बस मीलों तक फैली हुई झाड़ियां थी या फिर कहीं कहीं बड़े बड़े मगर सूखे टिंडमुंड दरख्त थे। इस कदर वीरान और खौफनाक जगह थी कि रात तो रात शायद दिन को भी कोई इस जगह से नहीं गुजरता होगा। मगर वो शख्स जो जाने कब से उस कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था वो एक स्कूल में टीचर था। उसका नाम अहमद कमाल था। उस खौफनाक माहौल में बिल्कुल तन्हा चला जा रहा था। हर तरफ बस झाड़ियां थी जो हवा से किसी भूत की तरह इधर उधर झूम रही थी। मगर वो शख्स तो जैसे किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, मगर वो तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। और फिर दूर उसे एक बड़ा सा दरख्त नजर आया जो दूर से किसी हैबतनाक मखलूक की तरह दिखाई दे रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता उस दरख्त के पास पहुंच गया। उस दरख्त के पास रुकना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो उस दरख्त के पास से गुजरता चला गया। मगर अचानक जैसे ही आहिस्ता से कोई उसे उसके नाम से पुकारता है, एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मगर वो इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगता है कि अचानक फिर वही आवाज़ सुनाई दी, अहमद कमाल रुक जाओ, मुझे बचा लो, मुझे इस अजाब से निकालो, कोई मुझे मारना चाहता है। वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं जिंदा हूँ, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तुम इस दरख्त के पीछे आओ, मेरी मदद करो। वो किसी मर्द की आवाज़ थी। अहमद कमाल रुक गया। वो बहुत खौफ महसूस कर रहा था, मगर वो कौन शख्स है जो उस दरख्त के पीछे मौजूद है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस दरख्त के पीछे पहुंचा, मगर ये क्या, उस दरख्त के पीछे तो कोई भी नहीं था। कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? अहमद कमाल ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ अहमद कमाल। वही दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो एक कब्र थी जिसमें से वो आवाज़ आ रही थी। वो कब्र उस दरख्त के तने के साथ बनी हुई थी। ओह, तो क्या तुम इस कब्र से बोल रहे हो? अहमद कमाल ने खौफ में डूबी हुई आवाज़ में कहा। हाँ अहमद कमाल, मैं इस कब्र से बोल रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ, वो मुझे मार देगा। कब्र खोलो, वो मुझे मार देगा, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे बचा लो खुदा के लिए। अहमद कमाल बहुत खौफजदा हो चुका था। वो घबराते हुए कब्र के पास बैठ गया। वो जैसे ही कब्र के पास बैठा, अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो पसीने पसीने हो रहा था। उसने इधर उधर देखा। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। ये ख्वाब था, भयानक ख्वाब, वही भयानक ख्वाब जो उसे पिछले एक हफ्ते से बिला नागा हर रात दिखाई दे रहा था। ओह मेरे खुदा, फिर वही ख्वाब। उसने अपने सर को पकड़कर कहा, या खुदा, आखिर तू मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहा है? यह ख्वाब तो मुझे पागल कर देगा। अल्लाह, मुझे इस ख्वाब से निजात दिला, मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर ये ख्वाब मुझे हर रात क्यों दिखाई देता है? कौन सी जगह है? वो कौन है जो कब्र में मदद के लिए पुकारता है? वो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह खौफजदा हो गया था। पिछले एक हफ्ते से वो ठीक से सो नहीं सका था। मुसलसल हर रात उसे यह ख्वाब दिखाई देता था, जिसके बाद वो पूरी रात जागता रहता था। आखिर ये अजाब कब जान छोड़ेगा मेरी? मुझे कुछ करना होगा वरना यह ख्वाब मुझे पागल कर देगा। और फिर उसने कुछ सोचकर अपना सर तकिए के साथ टिका लिया। नींद तो उसे अब क्या आनी थी। और फिर अजान की आवाज़ सुनकर वो उठ गया। उसने नमाज पढ़कर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी और फिर वो उठकर नाश्ता बनाने चला गया। वो 30-32 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद तन्हा था। वो बच्चों के स्कूल में टीचर था, मगर पिछले एक हफ्ते से वो स्कूल भी नहीं गया था। और अब वो अपने दोस्त अनवर अली के घर जा रहा था, जो कि एक नफ्सियाती डॉक्टर था। वो एक टैक्सी में अपने दोस्त अनवर अली के घर तकरीबन 15-20 दिन के बाद जा रहा था। और फिर उसने टैक्सी उसके घर के सामने रुकवा दी। टैक्सी का बिल अदा करके गेट पर लगी घंटी पर उंगली रख दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया और अनवर अली सामने खड़ा था। अरे कमाल, तुम आज कैसे रास्ता भूल गए?
और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? आओ अंदर आओ, अनवर अली ने रास्ता देते हुए कहा। अहमद कमाल अंदर आ गया। अनवर अली ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ बताओ, सब खैरियत तो है? अनवर अली ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। बल्कि पहले तुम ठहरो, मैं चाय बना कर लाता हूँ, बेगम ज़रा अपने माँ बाप से मिलने गई हुई है, अनवर अली ने उठते हुए कहा। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ, तुमसे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अहमद कमाल ने कहा। बोलो, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, अनवर अली ने बैठते हुए कहा। हाँ अनवर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। उस ख्वाब ने मुझे पागल कर दिया है। पिछले हफ्ते से मुझे ये ख्वाब दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हर रात ख्वाब के बाद जब मेरी आंख खुलती है तो मैं कितनी अजियत महसूस करता हूँ, उसने तकरीबन रोते हुए कहा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तफसील से सब बताओ, फिर मैं कुछ करूँगा, अनवर अली ने कहा। आज से कोई 8 दिन पहले मुझे ख्वाब नजर आया कि मैं एक बहुत खौफनाक रास्ते पर तन्हा चला जा रहा हूँ और फिर एक खौफनाक दरख्त के पास से गुजरते हुए जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकारता है। मैं दरख्त के पीछे पहुंचा तो अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने इस ख्वाब को दूसरे ख्वाब की तरह नज़रअंदाज कर दिया, मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब दिखाई दिया। उस रात भी मैं उस दरख्त के पीछे पहुंचा तो मेरी आंख खुल गई। मुझे पहली दफ़ा कुछ खौफ महसूस हुआ। एक ही ख्वाब में दूसरी दफ़ा देख रहा था और फिर तीसरी रात भी मुझे वही ख्वाब दिखाई दिया तो मुझे बहुत फिक्र होने लगी। उस रास्ते की झाड़ियाँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता अनवर, किस कदर खौफनाक लगती हैं। 4 रात तो यहीं तक ख्वाब दिखाई दिया कि मैं दरख्त के पीछे पहुंचता तो मेरी आंख खुल जाती, मगर 5वीं रात मुझे किसी मर्द की सिसकियां और कराहें सुनाई दी। जब मैं दरख्त के पीछे पहुंचा तो मुझे कुछ दिखाई ना दिया। अचानक मुझे एक कब्र दिखाई दी जिसमें से वो आवाज़ आ रही थी। उस कब्र से आवाज़ें आने लगी, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मारने आ रहा है, मुझे इस कब्र से निकालो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता अनवर, उस रात मेरी क्या हालत हुई। और इस तरह 6ठी और 7वीं रात भी यही ख्वाब दिखाई दिया। मैं क्या बताऊं अनवर, किस कदर तकलीफ और बेबसी है उसकी आवाज़ में। जब वो कहता है मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। मैं क्या बताऊं अनवर, किस कदर अजियत महसूस करता हूँ। आखिर ये ख्वाब मुझे क्यों दिखाई देता है? मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। कुछ करो अनवर। वो फूट फूट कर रोने लगा। अनवर अली उसके पास आ बैठा और उसे तसल्ली और तशफ़ी देने लगा। हिम्मत करो कमाल, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अनवर अली ने पूछा। जब से ये ख्वाब वाला सिलसिला शुरू हुआ है, उस दिन से 2-4 दिन पहले तुमने कोई डरावनी फिल्म वगैरह तो नहीं देखी थी, या कोई कहानी वगैरह पढ़ी हो जिसमें इस तरह का कोई सीन आया हो? नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, फिल्म वगैरह तो मैं देखता ही नहीं, और ना ही कोई ऐसी कहानी पढ़ी है, उसने फ़ौरन कहा। तुम ऐसा करो, आज की रात मेरे घर पर ही सो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर वो सारा दिन अनवर अली के घर रहा। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी वैसे वैसे उसकी घबराहट में इजाफा होता जा रहा था और फिर रात के 10 बजे वो सोने की तैयारी करने लगे। अनवर अली ने उसे तसल्ली दी और अपने कमरे में चला गया। अहमद कमाल भी सोने के लिए लेट गया, मगर वो आंखें बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो जैसे ही गहरी नींद सोएगा वो भयानक ख्वाब फिर दिखाई देने लगेगा। मगर आखिर कब तक? आखिर उसकी पलकें बोझल होने लगी और फिर न जाने कब वो नींद की वादियों में पहुंच गया। और फिर वो उसी दरख्त के पीछे पहुंच गया। मुझे निकालो अहमद कमाल, मुझे इस कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूं, वो मुझे मार देगा, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, मगर उसने अपने हाथ में कोई भारी चीज पकड़ी हुई है। अहमद कमाल, खुदा के लिए मुझे बचा लो, वो मेरे करीब पहुंच गया है। उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी। और फिर वो उस कब्र के पास बैठ गया और फिर वो अपने हाथों से उस कब्र पर से मिट्टी हटाने लगा। अभी उसने थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से उसके तमाम कपड़े गीले हो रहे थे। या अल्लाह, मुझे इस अजाब से निजात दिला, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। अचानक उसकी नज़र बेड के दाईं तरफ पड़ी। वहाँ कुर्सी पर अनवर अली बैठा उसकी तरफ देख रहा था। तो तुम्हें आज फिर वही ख्वाब दिखाई दिया? अनवर अली ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मुझे मालूम था तुम्हें आज रात भी यही ख्वाब दिखाई देगा, इसलिए मैं तुम्हारे लेटने के थोड़ी देर बाद इधर आ गया था।
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ خواب تمہیں سونے کے کتنی دیر بعد دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تم تقریباً 11 بجے کے قریب سو گئے تھے اور تقریباً 1 بجے تک تم بالکل نارمل انداز سے سوئے رہے، مگر 1 بجے تمہارے چہرے پر اذیت اور خوف کے آثار نظر آنے لگے، جو تقریباً 2 بجے کے قریب تمہارے اچانک اٹھتے ہی غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خواب تمہیں 1 بجے دکھائی دیتا ہے۔ کیا تم آج بھی درخت کے پیچھے اس قبر کے پاس بیٹھے تو تمہاری آنکھ کھل گئی تھی؟ نہیں، آج تو یہ لفظ سنائی دیے کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسرا میں اس قبر سے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہا تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر پکڑ کر کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، کیا خواب میں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خواب شروع ہوتا ہے اس وقت اچانک تم کہاں سے آتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کسی گاڑی وغیرہ سے اترتے ہو یا کسی دروازے وغیرہ سے نکلتے ہو؟ انور علی نے پوچھا۔ نہیں، بس میں خود کو اس کچے راستے پر چلتا ہوا پاتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا وہ جگہ تم نے پہلے کبھی دیکھی ہے، جو جگہ تمہیں خواب میں دکھائی دیتی ہے؟ انور علی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی، ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، بس کہیں کہیں سوکھے سڑے درخت۔ ہاں، یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ یہ جھاڑیوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، مگر اس جگہ ہوا بہت تیز چلتی ہے، جس سے جھاڑیاں بہت تیزی سے ادھر ادھر جھوم رہی ہوتی ہیں، احمد کمال نے کہا۔ ایک بات میں نے محسوس کی ہے کمال، انور علی نے کہا۔ وہ کیا؟ احمد کمال نے حیرت سے کہا۔ یہ کہ ہر بار تمہیں خواب تھوڑے سے اضافے کے ساتھ نظر آتا ہے، جیسے پہلے تم صرف درخت کے پیچھے پہنچے تو تمہاری آنکھ کھل گئی، بعد میں تمہیں وہ قبر نظر آئی تو تمہاری آنکھ کھل گئی، اور اب تم اس قبر سے مٹی ہٹا رہے تھے اور تمہاری آنکھ کھل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خواب تمہیں پورا دکھائی نہیں دیتا۔ شاید یہ خواب تم ایک دم پورا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس طرح تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ شاید اس لیے تم آج رات بھی صرف قبر کے پاس بیٹھے تو تمہاری آنکھ کھل گئی۔ اس قبر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جسے دیکھ کر تم بری طرح خوفزدہ ہو سکتے ہو، اس لیے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ خواب تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے ایک بات سوچی ہے جو میں تمہیں کل بتاؤں گا، فی الحال تم سو جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہو تم انور؟ بھلا اب مجھے نیند کہاں آئے گی؟ اور اگر آ بھی گئی تو پھر وہی خواب؟ نہیں، وہ خواب تمہیں اب دکھائی نہیں دے گا، وہ آہستہ آہستہ دکھائی دے گا۔ شاید اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اچھا اب تم سو جاؤ، میں کل تم سے بات کروں گا، انور علی نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ احمد کمال تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹا رہا، مگر نیند اس کی پلکوں سے شاید بہت دور چلی گئی تھی، مگر 1 گھنٹے بعد اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور پھر وہ سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، انور علی جا چکا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور پھر وہ سارا دن اس گھر میں وہ یہی بات سوچتا رہا کہ آخر انور علی اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر شام 6 بجے انور علی آ گیا۔ ہاں بھائی، کیسے گزرا دن؟ اور سناؤ، 2 بجے کے بعد تو رات سکون سے گزری تھی نا؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل سکون سے۔ اور تم نے صبح اٹھایا کیوں نہیں؟ میں 9 بجے اٹھا تھا، اس نے کہا۔ ہاں بس میں نے سوچا اس خواب کی وجہ سے تم ٹھیک سے نہیں سو سکے کافی دنوں سے، اس لیے گہری نیند سے نہیں اٹھایا تمہیں، انور علی نے کہا اور اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ احمد کمال چائے بنانے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر آ گیا اور تھوڑی دیر بعد احمد کمال چائے لے آیا۔ ہاں بتاؤ انور، تم نے کیا سوچا ہے؟ سارا دن میں اسی الجھن میں رہا، احمد کمال نے چائے کا کپ اٹھا کر کہا۔ دراصل تمہارے ہر رات ایک ہی خواب دیکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور ہر رات تمہارا ادھورا خواب دیکھنے کی وجہ ہے۔ تمہارا ذہنی طور پر خوفزدہ ہونا، تم قبر تک پہنچ کر اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہو کہ تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے۔ شاید کھودنے پر تمہیں کوئی ایسا خوفناک منظر آئے گا کہ خوف سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ جب تک تم اس خوف کو ذہن سے نہیں نکالو گے تب تک تم یہ خواب مکمل نہیں دیکھ سکتے، اور جب تک تم یہ خواب پورا نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک کوئی بھی نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ میری زندگی میں بہت سے عجیب کیس آئے، مگر یہ ان سب سے انوکھا ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب پورا دیکھنا ہوگا، اور اس خواب کے دوران تمہاری آنکھ کھل نہ جائے، اس لیے آج رات میں تمہیں نیند کی گولیاں دوں گا جس سے تم بالکل 12 گھنٹے پرسکون نیند سو جاؤ گے۔ بس سونے سے پہلے تم ذہنی طور پر اس خواب سے خوفزدہ نہیں ہونا، انور علی نے کہا۔ مگر میں یہ خواب پورا کیوں دیکھوں، اور تم کیوں چاہتے ہو کہ میں یہ خواب پورا دیکھوں؟ احمد کمال نے حیرت سے کہا۔ اس پراسرار معاملے کا یہی حل ہے۔ یہ خواب تمہیں بلا وجہ دکھائی نہیں دے رہا، اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، اور وہ راز ہمیں معلوم کرنا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ تم وہ خواب پورا دیکھو۔ میری زندگی کا یہ سب سے انوکھا کیس ہے، مجھے لگتا ہے کوئی حقیقت میں
مجھے لگتا ہے کوئی حقیقت میں تم سے مدد مانگ رہا ہے کمال، انور علی نے کہا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو انور؟ احمد کمال نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ہاں کمال، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی سچ مچ تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، اس لیے آج رات تم یہ خواب پورا دیکھو گے، انور علی نے کہا۔ اور پھر رات 9 بجے انور علی نے 2 گولیاں نیند کی احمد کمال کو دی۔ احمد کمال نے وہ دونوں گولیاں پانی کے ساتھ لیں اور پھر 10 منٹ بعد احمد کمال کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ انور علی اس کے پاس بیٹھا رہا اور پھر وہ سو گیا۔ وہ گہری مگر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اور پھر ایسے ہی رات کے 1 بجے انور علی نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ احمد کمال کے چہرے پر خوف اور اذیت کے آثار نظر آنے لگے، شاید خواب شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ کچے راستے پر چلا جا رہا تھا اور پھر وہ اپنا نام سن کر اس درخت کے پیچھے پہنچا، مگر اسے پکارنے والا اس درخت کے پیچھے موجود نہیں تھا۔ اور پھر اسے وہ قبر نظر آ گئی جس میں سے وہ آواز آ رہی تھی، اور پھر وہ اس قبر کے پاس بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس پراسرار جگہ پر تنہا آدھی رات کو وہ ایک قبر کھود رہا تھا جس میں سے ایک زندہ انسان کی سسکیاں اور کراہیں اسے خوفزدہ کر رہی تھی، مگر وہ بہت تیزی سے اس قبر پر سے مٹی ہٹانے لگا اور پھر اس قبر میں وہ بوری واضح نظر آنے لگی۔ اس نے دھڑکتے دل سے وہ بوری باہر کھینچ لی۔ وہ کافی وزنی تھی۔ اس نے بوری کا منہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بوری میں ایک انسان کے پاؤں نظر آنے لگے۔ اس نے دوسری طرف سے بوری پکڑ کر کھینچ لی۔ اب وہ لاش بوری سے باہر آ گئی اور پھر اس لاش کا سر دیکھ کر خوف سے اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ سر گوشت پوست کا صرف ایک لوتھڑا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے سر کو وزنی چیز سے بری طرح کچلا ہو۔ اس کی شکل پہچاننا تو دور کی بات تھی، اب کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ صرف اپنی لاش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے واپس اس لاش کو بوری میں ڈال کر اس قبر میں ڈال دیا اور پھر مٹی سے اسے دوبارہ بند کر دیا۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر قبر پر ڈالی اور پھر اچانک اس کے سامنے کا منظر بالکل صاف ہو گیا۔ اب نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی قبر اور نہ وہ لاش۔ اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اسے خواب والی بات یاد آ گئی۔ اس مسخ شدہ سر کی تصویر اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر منڈلانے لگی۔ انور علی شاید جا چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر آیا، غسل کر کے وہ ناشتہ کرنے لگا۔ اس کا خیال پوری طرح اس لاش کی طرف تھا۔ کیا یہ صرف ایک خواب ہے یا حقیقت؟ اگر یہ حقیقت ہے تو وہ لاش کس کی ہے اور کس بے رحم درندے نے اس کو بے رحمی سے قتل کیا ہے؟ اور یہ خواب مجھے ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ وہ لاش مجھ سے اب کیا چاہتی ہے؟ یہی باتیں وہ سارا دن سوچتا رہا اور پھر شام 5 بجے انور علی آ گیا۔ اور بھائی، دن تو اچھا گزرا، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت اچھا دن گزرا۔ تم ٹھہرو، میں چائے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، پہلے تم خواب والی بات بتاؤ۔ کیا اس قبر کو کھودنے کے بعد کچھ دکھائی دیا تم کو؟ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے خواب میں قبر کو کھولا تھا۔ جانتے ہو اس میں سے کیا نکلا؟ ایک شخص کی لاش جس کا سر بہت بری طرح کچلا ہوا تھا، اور شاید اس کی موت بھی ایسے ہی واقع ہوئی۔ میرا مطلب ہے اس کے سر کو کسی وزنی پتھر وغیرہ سے تب نشانہ بنایا جاتا رہا جب تک کہ اس کی جان نہیں چلی گئی۔ میں نے اس لاش کو واپس قبر میں بند کر دیا۔ بس اس خواب کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ یعنی بس یہیں تک خواب دکھائی دیا، اس کے آگے نہیں؟ اب میں کیا کروں انور؟ میں تو اس خواب سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اب وہ لاش دیکھنے کے بعد تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا میری حالت کیا ہو رہی ہے۔ آخر وہ لاش کس کی ہے؟ وہ مجھ سے کیا مدد لینا چاہتا ہے؟ اور مجھ سے ہی کیوں؟ احمد کمال نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میری سمجھ میں تو اس کا ایک ہی حل آ رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں تم وہ کبھی نہیں کرو گے۔ وہ حل مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، انور علی نے کہا۔ کیا مطلب ہے انور؟ اس بھیانک خواب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تو میں مشکل سے مشکل کام بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے پر امید نظروں سے انور علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ تم حقیقت میں وہ جگہ تلاش کرو جو تمہیں خواب میں دکھائی دیتی ہے، اور اس قبر میں موجود لاش کے قاتل تک پہنچو اور اسے سزا دلواؤ۔ یہی وہ لاش چاہتی ہے۔ ہاں، وہ لاش اپنے قاتل کو سزا دلوانا چاہتی ہے، اور اس قاتل کی شکلیں تمہیں خواب میں دکھائی نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس نے خود بھی اپنے قاتلوں کو نہیں دیکھا۔
یہ तुम क्या कह रहे हो अनवर? भला मैं उस कातिल तक कैसे पहुंच सकता हूं? मैं तो उस जगह को भी नहीं जानता कि वो कौन सी जगह है, और तो और मकतूल की शक्ल भी पहचान नहीं सका। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि बस नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं जानता था तुम साफ इनकार कर दोगे, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस भयानक ख्वाब से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें वो जगह तलाश करनी होगी जहां वो लाश दफन है, और उसके कातिल तक पहुंचकर उसे सज़ा दिलवाओ। यही वो लाश चाहती है, वरना उम्र भर शायद वो ख्वाब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अनवर अली ने कहा और उठकर कपड़े बदलने चला गया। अहमद कमाल वहीं अपना सर पकड़े बैठा रहा। 15 मिनट बाद अनवर अली कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ कमाल, तुमने क्या सोचा? मैं जानता हूँ ये एक नामुमकिन काम है, मगर मेरे दोस्त, इस परेशानी बल्कि मुसीबत का यही हल है और कोई नहीं। सोच लो, या तो अपनी पूरी जिंदगी इस भयानक ख्वाब के साथ गुजारो, या फिर वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने अपना सर पकड़ लिया। अल्लाह ताला के हर काम में उसकी कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है, बस इसमें भी कोई ना कोई राज छुपा होगा। मैं ज़रा अपने एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। अब मैं तुमसे कल इस मौजू पर बात करूँगा, तब तक तुम कुछ सोच लो, मगर मुझे उम्मीद है तुम अच्छा ही सोचोगे। अनवर अली ने कहा और उठकर बाहर निकल गया, और अहमद कमाल मजीद उलझनों और सोचों में खो गया। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या वो अनवर अली के बताए हुए हल पर अमल करे या इसका कोई और हल तलाश करने की कोशिश करे। यही सोचते हुए उसने मामूल के मुताबिक वो ख्वाब भी उसे दिखाई दिया, मगर अब सिर्फ थोड़ी सी उलझन थी। उसके जहन में कोई खौफ नहीं था, और उसने सुबह उठकर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी के लिए दुआ की, और फिर नाश्ते की मेज़ पर वो अनवर अली से बात कर रहा था। मैंने सोच लिया है, मैं तलाश करूंगा उस जगह को और उस बेरहम कातिल को भी। अगर सबसे बड़ी उलझन यह है कि शहर में ऐसी जगह हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हों, कहाँ हो सकती हैं? अहमद कमाल ने कहा। इसके लिए हमें किसी से मालूमात हासिल करनी होंगी। कोई ना कोई ज़रूर ऐसी जगहों के बारे में जानता होगा, ख़ासकर शिकारी वगैरह ऐसी जगह के बारे में जानते ज़रूर होंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शिकार के जुनून की हद तक शौकीन हैं। वो कोई ना कोई ख़ास बात बता सकते हैं। मैं उनसे आज ही बात करूँगा। अब उस ख्वाब से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। उस ख्वाब ने तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करना था, सो कर लिया। अब इंशाअल्लाह शाम को अच्छी खबर के साथ मुलाकात होगी, अनवर अली ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद अचानक उसे वो रात वाली बात याद आ गई। वो अनवर अली से कहना चाहता था, मगर उसके जहन से निकल गई थी। अब उसे याद आया था, मगर अब तो वो जा चुका था। अब फिर शाम तक उसका इंतज़ार करना था। सारा दिन वो अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठा रहा, और फिर शाम 6 बजे के करीब अनवर अली आ गया। उसने कपड़े बदलकर अहमद कमाल को अपने पास बुलाया। मैंने उस जगह के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। ऐसी 3 जगह हैं जहां झाड़ियां हैं जो मीलों तक फैली हुई हैं। कौन सी 3 जगह? क्या यहाँ से नज़दीक ही हैं? उसने पूछा। 2 तो इसी शहर में हैं, एक मशरिक की तरफ है। इस शहर में जो मगरिब की तरफ एक ऊंची पहाड़ी है जो काली पहाड़ी के नाम से मशहूर है। एक जगह तो उसी काली पहाड़ी के पीछे मौजूद है। काली पहाड़ी को अबूर करने के बाद दाएं तरफ तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद वो झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो तकरीबन 15 मील तक फैला हुआ है। दूसरी जगह, एक मिनट, अहमद कमाल ने अचानक उसकी बात काट दी। क्या हुआ कमाल? अनवर अली ने हैरत से कहा। तुमने क्या कहा? मगरिब की तरफ? एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया था सुबह। वो क्या? अनवर अली ने हैरत से पूछा। कल रात बाकी ख्वाब तो वही दिखाई दिया जो हर रात दिखाई देता है, मगर एक बात मैंने ख्वाब में ऐसी देखी जो पहले नहीं देखी थी। वो ये कि उस ख्वाब के बाद मुझे एक बड़े से पहाड़ पर सूरज गुरूब होता दिखाई दिया जो काफ़ी देर तक मुझे दिखाई देता रहा। ओह, तो इसका मतलब है वो लाश तुम्हें ख्वाब में बता चुकी है कि तुम्हें अपना सफ़र कहाँ से शुरू करना है। बस अब अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ो, अनवर अली ने कहा। हाँ, मैं आज और अभी से अपने सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ, अहमद कमाल ने कहा, और फिर 10 मिनट बाद वो बड़ा सा बैग उठाए टैक्सी में बैठ रहा था। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। तकरीबन रात के 9:30 का वक्त था जब टैक्सी पहाड़ी के करीब पहुंच गई, और अभी मजीद उसे 2 घंटे उसी टैक्सी में सफ़र करना था। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, और फिर 11:45 बजे के करीब टैक्सी रुकी।
बस साहब, इससे आगे नहीं जा सकता। न जाने आप कहाँ जाना चाहते हैं। आगे तो झाड़ियों और खुले मैदान के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे फारिग कर दें, मैं अब वापस जाऊंगा। टैक्सी वाले ने टैक्सी से उतरते हुए कहा। कमाल ने टैक्सी से उतरकर उसे किराया दिया। टैक्सी वाला किराया लेते ही टैक्सी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गया और अहमद कमाल पैदल ही आगे चलने लगा। यहाँ चारों तरफ खुला मैदान था, यहाँ तक झाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे ही चलते चलते तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर थोड़ा आगे चलकर उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ उसने बिल्कुल वैसे ही झाड़ियों की कतार देखी जिसे वो ख्वाब में देखता था, मगर उन सूखे सड़े दरख्तों का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। वो मायूस नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि अभी उसने आधा सफ़र भी नहीं काटा, आगे यकीनन उसकी मतलूबा जगह ज़रूर मौजूद होगी। ऐसे ही चलते चलते रात के 2 बज गए। अंधेरा इस कदर गहरा था कि वो ज़्यादा दूर तक कुछ भी देखने के काबिल नहीं था और फिर उसे थोड़े फासले पर एक दरख्त की झलक नज़र आने लगी और वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा और फिर वो 5 मिनट बाद उस दरख्त के पास पहुंच गया, मगर करीब पहुंचकर उसे काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि ये दरख्त उस दरख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो वो ख्वाब में देखता रहा था। मगर फिर भी उसने उस दरख्त के चारों तरफ घूमकर देखा, मगर ना तो ये वो दरख्त था और ना वहाँ वो कब्र थी। वो थोड़ा सा मायूस हुआ, मगर फिर अल्लाह का नाम लेकर वो आगे चल पड़ा और फिर रात के 3 बज गए। थकन से उसकी हालत बुरी हो रही थी कि अब वो एक कदम उठाने के काबिल भी नहीं रहा था। और फिर उम्मीद की एक किरण उसे दिखाई दी। उसे दूर से एक दरख्त की झलक दिखाई दी, मगर वो पास जाकर क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हो गई, क्योंकि वो दरख्त उस कच्चे रास्ते के दाएं तरफ था, जबकि वो ख्वाब में बाएं तरफ दरख्त देख चुका था। मगर फिर भी उसने उस दरख्त को चारों तरफ से देख लिया था, मगर वो दरख्त ना था। वो दरख्त उस कच्चे रास्ते के बाएं तरफ कोई 40 फुट दूर था। वो थकन से बेहाल हो रहा था, अब और चलना उसके लिए नामुमकिन नजर आ रहा था। वो वहीं कच्चे रास्ते पर एक तरफ होकर बैठ गया। नींद और थकावट की वजह से उसकी पलकें बोझल होने लगी और फिर वो वहीं लेट गया और लेटते ही उसकी आंख लग गई। अभी उसे लेटे मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे अपने पाँव के करीब एक पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने दरख्त से उसे कोई पत्थर खींच मारा हो। वो कुछ देर उस दरख्त की तरफ देखता रहा, मगर फिर कोई और पत्थर नहीं आया। वो उसे अपना वहम समझकर दोबारा लेट गया। उसने अभी आंखें बंद ही की थी जब अचानक फिर एक पत्थर वहां आ गिरा और इस दफ़ा वो पत्थर उसकी टांग पर आहिस्ता से लगा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर उसकी टांग के पास पड़ा था। उसने फिर उस दरख्त की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। कोई है वहाँ, और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सामने आओ। अचानक उस दरख्त के पीछे से एक शख्स बिल्कुल सफ़ेद लिबास में सामने आ गया। उसका लिबास इस कदर सफ़ेद था कि किसी दूधिया बल्ब की तरह चमक रहा था। अचानक वो दाएं तरफ चलने लगा। अहमद कमाल वहीं बैठा रहा तो वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स वहीं रुक गया। अहमद कमाल फिर लेट गया। उसने जैसे ही आंखें बंद की, पत्थर फिर आकर उसकी टांग पर लगा। वो फिर उठ बैठा। वो शख्स फिर उस दरख्त के पीछे से निकलकर उसी तरफ चलने लगा जिस तरफ वो पहले चल पड़ा था। अब अहमद कमाल समझ गया था। वो उठ खड़ा हो गया और उस शख्स के पीछे चलने लगा। मगर एक बात अहमद कमाल को काफ़ी हैरत में डाल गई थी कि वो शख्स बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और अहमद कमाल बहुत तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था, मगर फासला जितना था उतना ही रहा। और फिर 15 मिनट बाद अहमद कमाल की आंखें हैरत और खुशी से फैल गई, क्योंकि जहां वो खड़ा था ये बिल्कुल वैसा ही कच्चा रास्ता था जैसा वो ख्वाब में देखता रहा था। और फिर वो शख्स उस कच्चे रास्ते पर दाएं तरफ चलने लगा। कोई 10 मिनट बाद ही वो एक दरख्त के पीछे जाकर गायब हो गया। अहमद कमाल को उस दरख्त को पहचानने में ज़र्रा बराबर परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये वही दरख्त था जिसके पीछे वो कब्र यकीनन मौजूद थी। और फिर वो उस दरख्त के पीछे पहुंच गया। अब वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं था और फिर उस दरख्त के नीचे ही वो कब्र थी जो उसकी निगाहों से छुपी ना रह सकी। उसने धड़कते दिल के साथ अपने बैग में से कब्र खोदने का सामान निकाला और कब्र खोदने लगा। उसका दिल लाश के तस्वुर से बुरी तरह धड़क रहा था। 10 मिनट बाद ही वो उस कब्र से वो बोरी निकाल रहा था जिसमें वो लाश थी। वो जानता था उस बोरी में एक लाश मौजूद है जो बुरी तरह कुचली हुई है, मगर फिर भी वो एक अनजाने से खतरे को महसूस कर रहा था। और फिर बोरी खुल गई। अंदर का मंजर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था।
उसने नीले रंग की जीन्स और काली शर्ट पहनी हुई थी। जब उसे कत्ल करके इस कब्र में दफन किया गया था। ख्वाब में एक लाश देखना तो अलग बात है, मगर हकीकत में अपने सामने लाश देखकर उसकी हालत गैर हो रही थी। बहुत बुरी बदबू उठ रही थी। उसने कब्र में झांका कि शायद कोई सुराग मिल जाए जिससे कातिल तक पहुंचने में मदद मिल सके। और फिर उसकी आंखें चमक उठी जब एक चमकती हुई चीज़ अपनी चमक के साथ उस कब्र के कोने में पड़ी हुई मिली थी। वो जल्दी से कब्र में उतर गया और उस चमकती हुई चीज़ को उठाकर वो बाहर आ गया। वो उसे उलट पलट कर देख रहा था जब अचानक उसकी नज़र एक छोटे से बटन पर पड़ी। उसने उसे दबा दिया। उस बटन के दबते ही वो चीज़ ऊपर से कार की डिग्गी की तरह उठ गई और उसके उठते ही उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो एक लाइटर है। और फिर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगा। तीसरी कोशिश में वो जल गया और उसके जलते ही एक अजीब व गरीब म्यूज़िक बजने लगा। उसने आसमान की तरफ सर उठाया। खुदा जब किसी की मदद करता है तो ऐसे ही करता है। उसने लाइटर को बुझाकर अपनी जेब में रख लिया। अब एक काम और रह गया था। वो फिर उस लाश के पास आ बैठा और फिर उसने एक एक करके उसकी तमाम जेबों की तलाशी ले डाली, मगर शायद कातिल ने उसे दफनाने से पहले उसकी तमाम जेबें खाली कर दी थी। उसने एक दफ़ा फिर कोशिश की। अचानक पैंट की पिछली जेब में उसे किसी कागज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसको जेब से निकाल लिया। वो वाकई कागज़ था जो बंद करके जेब में रखा गया था। वो बहुत छोटा सा था, इसलिए जेब के कोने में चिपक गया था, वरना कातिल ने अपनी तरफ से उसकी जेबों की बहुत अच्छी तरह तलाशी ली थी। उसने उस कागज़ को खोलकर देखा। उसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर के साथ और कुछ नहीं लिखा था, मगर फिर भी उसने अल्लाह की तरफ से एक और मदद समझकर उसे जेब में रख लिया था। अब वो समझ चुका था कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला कौन था, मगर और कोई ऐसी चीज़ वहाँ नज़र न आई। उसने उस लाश को दोबारा बोरी में बंद करके उस कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। 10 मिनट बाद वो उस कब्र को पहले की तरह बंद कर चुका था। फिर वो रास्ते पर आया। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि वो कातिल किस तरफ से आया था, मगर एक छोटी सी बात को उसने ज़रा गौर देकर सोचा कि वो जिस तरफ से आया था उस तरफ 2-3 दरख्त मौजूद थे। वो उसे उनमें से किसी भी दरख्त के नीचे दफना सकता था। इसका मतलब यह है कि कातिल उस तरफ से आया है, क्योंकि उस तरफ उसे दूर दूर तक दरख्त दिखाई नहीं दिया। और फिर वो अल्लाह का नाम लेकर उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ तकरीबन 8-7 मील का सफ़र बाकी था। उस वक्त रात के 4:30 बज रहे थे। नींद और थकावट की वजह से उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, मगर उस वक्त सोना बेकार था। अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता चला जा रहा था। 6:30 बजे उसे रोशनी की वजह से दूर दूर तक दिखाई देने लगा। ऐसे ही चलते चलते 8:30 बज गए और फिर दूर उसे कच्चे पक्के घर और सड़क के दाएं तरफ दरख्तों की लंबी सी कतार नज़र आने लगी। और फिर 15-20 मिनट बाद वो दरख्तों के पास पहुंच गया। यहाँ थोड़े थोड़े फासले से कच्चे पक्के घर बने हुए थे। और फिर ऐसे ही चलते चलते वो आधे घंटे के बाद शहर की हदूद में दाखिल हो गया। यहाँ उसने एक छोटे से होटल में नाश्ता किया। उसने वो दोनों चीज़ें जेब से निकाली। वो उस लाइटर को उलट पलट कर देखने लगा और फिर अचानक उसकी नज़र लाइटर के निचले हिस्से पर पड़ी, जहाँ छोटे छोटे अंग्रेज़ी हरूफ में न्यू लाइटर डिज़ाइन छपा हुआ था, जो यकीनन उस दुकान का नाम था जहाँ से वो लाइटर ख़रीदा गया। और फिर उसने वो कागज़ खोलकर देखा जिसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। ये दोनों चीज़ें उसे कातिल तक पहुँचा सकती हैं या नहीं, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। अब ये उस पर मुनहसिर है कि वो उन दोनों चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करता है। और फिर उसके जहन में एक बात आ गई। वो उस होटल से निकल आया। अब उसे पब्लिक फ़ोन बूथ की तलाश थी और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद उसे पब्लिक फ़ोन बूथ नज़र आ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो उस कागज़ पर लिखे फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर रहा था। दूसरी तरफ से चौथी घंटी के बाद रिसीवर उठा लिया गया था। हेलो। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बहुत ज़रूरी मामला दरपेश है। अहमद कमाल ने जवाब दिया। आप कौन साहब हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये सब मैं आपको मिलने के बाद बताऊंगा, बस आप मुझे बताएं मैं कहाँ और कैसे मिल सकता हूँ। ठीक है, आप बता दें आप इस वक्त कहाँ हैं, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। और अपनी निशानी कोई पता बता दें ताकि मेरा ड्राइवर आपको पहचान सके। और फिर कमाल ने एक शख्स से पूछकर उस जगह का पता फ़ोन पर उसे बता दिया और अपनी भी ख़ास निशानी उसे बता दी। दूसरी तरफ से उसे गाड़ी का नंबर बताने के बाद
फ़ोन रख दिया गया। वो वहीं एक तरफ बेंच पर बैठ गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक कार उससे थोड़े फासले पर आगे जाकर रुक गई। अहमद कमाल को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये वही कार है, क्योंकि कार का नंबर वो देख चुका था। वो उठकर उस कार की तरफ बढ़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम, अहमद कमाल ने उस बावर्दी ड्राइवर के पास जाकर कहा, जो कार से निकलकर इधर उधर देख रहा था। वालेकुम सलाम, आप? ओह, तो आप हैं, ड्राइवर ने पहचानते हुए कहा। जी हाँ, मैं ही हूँ, वो जिसने अभी फ़ोन किया था। तो आइए बैठें, साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर वो कार में बैठ गया। कार आगे बढ़ गई। तकरीबन 20 मिनट कार सड़क पर दौड़ती रही और फिर एक गली में दाखिल हो गई। वो एक बड़ा सा खूबसूरत बंगला था जिसके सामने वो कार रुकी। हॉर्न बजते ही गेट खुल गया और कार अंदर दाखिल हो गई। वो दोनों कार से उतर आए। आइए मेरे साथ, ड्राइवर ने एक तरफ चलते हुए कहा। अहमद कमाल उसके पीछे चलने लगा। 2 दरवाजे छोड़ने के बाद ड्राइवर एक दरवाजे के सामने रुक गया और दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अहमद कमाल भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। सामने कुर्सी के पास एक शख्स उससे 2-4 साल बड़ी उम्र का खड़ा था। साहब, यह है वो शख्स जिन्होंने आपको फ़ोन किया था, ड्राइवर ने कहा और कमरे से निकल गया। बैठिए, उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा और ख़ुद भी उस कुर्सी पर बैठ गया जिसके पास वो खड़ा था। हाँ, अब बताएं, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और आप कौन हैं? मेरे ख्याल में तो हम पहले कभी नहीं मिले। आप ठीक कहते हैं, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। आप ज़रा जहन पर जोर देकर सोचें, क्या आपने कभी किसी को ये फ़ोन नंबर लिखकर दिया था? उसने जेब से वो छोटा सा कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने वो कागज़ अहमद कमाल के हाथ से ले लिया। वो थोड़ी देर उस कागज़ को देखता रहा और फिर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। यह फ़ोन नंबर तो मैंने अपने दोस्त शाहिद अली को लिखकर दिया था। दरअसल मैंने अपना घर नया ख़रीदा था, इसलिए मैंने अपने दोस्त शाहिद अली को यह फ़ोन नंबर लिखकर दिया था ताकि वो मुझे फ़ोन करे। मगर उसने फ़ोन किया नहीं और मसरूफ़ियत की वजह से मुझे भी वक्त नहीं मिला कि उसे फ़ोन कर सकूं। आज तुमने ये कागज़ दिखाया तो मुझे याद आया। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें यह कागज़ कहाँ से मिला? उस शख्स ने कहा जिसने अपना नाम अरसलान अहमद बताया था। देखिए अरसलान साहब, मैं ये तो नहीं कहता कि ये सच है या नहीं, मगर बल्कि 1 मिनट में आपको शुरू से सब बताता हूँ। और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक दास्तान सुना दी। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे अहम सुराग ये फ़ोन नंबर है जो मुझे उस लाश की जेब से मिला था। ओह मेरे खुदाया, ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या वो लाश मेरे दोस्त शाहिद अली की है? मेरा दोस्त शाहिद, वो बहुत गमगीन नज़र आ रहा था। हौसला रखिए, अभी हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। अच्छा 1 मिनट। अहमद कमाल ने जेब से वो लाइटर निकाल लिया। मुझे ये लाइटर उस कब्र से मिला है। उसने वो लाइटर अरसलान अहमद की तरफ बढ़ा दिया। ये किसी न्यू लाइटर डिज़ाइन नामी शॉप से ख़रीदा गया है, अहमद कमाल ने कहा। हाँ, ये शॉप तो यहाँ से पास ही है, अरसलान अहमद ने कहा और वो लाइटर उसके हाथ से ले लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। अच्छा, एक सवाल और, क्या आपका दोस्त शाहिद अली सिगरेट पीता था? अहमद कमाल ने पूछा। नहीं, उसे तो सिगरेट से बहुत नफरत थी। वो तो मुझे भी अक्सर मना करता रहता था। इससे ये तो साबित होता है कि ये लाइटर आपके दोस्त शाहिद अली का नहीं है। आप ऐसा करें, ज़रा फ़ोन करके अपने दोस्त के घर मालूम करें कि क्या सब कुछ ठीक तो है, अहमद कमाल ने कहा। ओह वाकई, ये तो ज़रूर करना चाहिए। और फिर वो अपने दोस्त के घर का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर उसने पूछा, क्या शाहिद अली है? ओह अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करूँगा, और रिसीवर रख दिया। नहीं, वो घर पर नहीं है, अरसलान अहमद ने कहा। अब हमें उस न्यू लाइटर डिज़ाइन शॉप पर जाना होगा, शायद वहाँ कुछ काम की बात मालूम हो जाए, अहमद कमाल ने कहा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तकरीबन 20 मिनट बाद वो न्यू लाइटर डिज़ाइन शॉप में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर वो इधर उधर लाइटर वगैरह देखते रहे क्योंकि 2-3 कस्टमर दुकान में मौजूद थे, और फिर उनके जाते ही वो सेलमैन के पास आ गए। सर, हमें आपसे कुछ पूछना है, अहमद कमाल ने वो लाइटर निकालते हुए कहा। क्या ये लाइटर आपकी शॉप से ख़रीदा गया था? उसने वो लाइटर सेलमैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सेलमैन ने वो लाइटर उसके हाथ से ले लिया। जी हाँ सर, ये लाइटर हमारी शॉप से ख़रीदा गया है। दरअसल हमारे पास चंद इम्पोर्टेड और महंगे आइटम भी हैं, ये उन्हीं में से एक है। इसलिए जब कोई इन महंगा आइटम में से कोई आइटम ख़रीदता है तो हम उसकी तस्वीर वगैरह और एड्रेस वगैरह रिकॉर्ड में रखते हैं। ये लाइटर हमसे 15 अक्टूबर को ख़रीदा गया था।
और उस शख्स की तस्वीर और मुकम्मल एड्रेस हमारे पास मौजूद है। मगर मसला क्या है? आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? सेलमैन ने हैरत से कहा। दरअसल एक कत्ल की तफ्तीश की वजह से हमें आपकी ज़रूरत पड़ी। हम माजरत चाहते हैं। क्या आप हमें वो एड्रेस और तस्वीर दिखा सकते हैं? अरसलान अहमद ने कहा। जी क्यों नहीं। और फिर वो सेलमैन अपने पीछे का एक दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। 5 मिनट बाद वो एक फ़ाइल उठाए आ गया और फाइल उनके सामने खोल दी। वो एड्रेस और तस्वीर देखकर अरसलान अहमद की आंखें हैरत से फैल गई और फिर थोड़ी देर बाद वो उस शॉप से बाहर आ गए। ये तो मेरे दोस्त शाहिद अली की तस्वीर है और एड्रेस भी उसी के घर का है। ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर वो लाश मेरे दोस्त की है तो मुझे ज़रूर इत्तला मिलती। आखिर ये क्या चक्कर है? क्या आपके दोस्त की शादी हो चुकी है? हाँ, मेरे दोस्त की बेगम का ब्यूटी पार्लर यहाँ से थोड़ा आगे ही है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हमें उनसे मिलना होगा। मेरे जहन में एक बात चुभ रही है। शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो। उनसे मिलने के बाद ही कुछ मालूम हो सकता है। और फिर 10 मिनट बाद वो शाजिया ब्यूटी पार्लर में दाखिल हो रहे थे। अरसलान अहमद पहले भी 2-3 दफ़ा मिल चुका था शाजिया से। अरे अरसलान भाई, आप यहाँ? खैरियत तो है? यहाँ तो सिर्फ लेडी मेकअप किया जाता है, शाजिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ भाई, हम जानते हैं। फ़िलहाल हम मेकअप कराने नहीं आए, कोई और मामला है। क्या यहाँ बात करना ठीक रहेगा? अरसलान अहमद ने कहा। हाँ बिल्कुल, क्या बात? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अरसलान अहमद ने कहा। क्यों, क्या बात है? मेरा ये दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ ज़रूर, क्या बात है? उसने अहमद कमाल की तरफ देखकर कहा। देखिए मैडम, सबसे पहले आप ये बताएं, कुछ दिनों से आपने अपने शौहर में कोई तब्दीली तो महसूस नहीं की? अहमद कमाल ने पूछा। हाँ, कुछ दिनों से वो बहुत तब्दील हो गए हैं। पहले तो वो सिगरेट नहीं पीते थे, मगर अब वो बहुत सिगरेट पीने लगे हैं। और हमारी शादी के दिनों की कोई बात अगर मैं उनसे पूछती हूँ तो वो थोड़ा सा जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैडम, हम कुछ यकीन से तो नहीं कह रहे, मगर हमारा ख्याल है कि आपके साथ जो शख्स आपका शौहर बनकर रह रहा है वो आपका शौहर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? मैं जानता हूँ मैडम, आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगी, मगर हकीकत यही है। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपके शौहर के पास एक नीले कलर की जीन्स और एक ब्लैक शर्ट भी थी? हाँ थी तो, मगर वो पूरे घर में मुझे नहीं मिली। दरअसल एक रात वो अपने अब्बू की खैरियत मालूम करने गए थे जो बीमार थे। उस रात वो वही पैंट और शर्ट पहन कर गए थे, मगर जब वो वापस आए तो वो किसी और ही ड्रेस में थे और फिर उन्होंने बहाना बना दिया। जी हाँ मैडम, यही बात है। वो आपके शौहर नहीं है क्योंकि वो ड्रेस उस लाश के जिस्म पर था। और फिर अहमद कमाल ने शुरू से आखिर तक तमाम कहानी शाजिया को सुना दी। ये सुनकर शाजिया की आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम कुर्सी पर ढेर हो गई। हौसला रखिए शाजिया साहिबा, अभी हमें आपके शौहर के कातिल को सज़ा दिलवानी है। बस आप अभी उसे कोई शक नहीं होने देंगी। हम शाम को आएंगे आपके घर, तमाम बात वाज़ेह हो जाएगी। और फिर वो वहाँ से अरसलान के घर गए और फिर 7 बजे वो शाहिद अली के घर पहुँच गए। शाहिद अली का हमशक्ल घर पर ही था। अरे यार शाहिद, बड़े बेवफा आदमी हो। शिकार का प्रोग्राम बनाकर भूल गए? तुमने तो कहा था कि मैं तैयारी करके शाम को आ जाऊंगा, और इतने दिनों से तुम्हारी शाम नहीं आई। अहमद कमाल ने हवा में तीर छोड़ा। हालांकि शिकार का प्रोग्राम तो क्या, वो उससे मिला ही नहीं था। इस सवाल के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाता। वो कुछ देर उसको गौर से देखता रहा और फिर जो बात उसने की उसके बाद कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। बस यार, मसरूफियत ही इतनी थी कि वक्त ही नहीं मिला शिकार पर जाने का। अब कभी प्रोग्राम बनाएंगे। अहमद कमाल और अरसलान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद कमाल ने वो लाइटर निकालकर सिगरेट जलाई। लाइटर जलते ही शाहिद अली के हमशक्ल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उन दोनों ने इस बात को वाज़े महसूस किया। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे। और फिर वो वहाँ से निकल आए। अब उनका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था और फिर आधे घंटे बाद पुलिस के साथ शाहिद अली के घर दाखिल हो रहे थे, जबकि शाहिद अली का कातिल हैरत से उन सबको देख रहा था। ये सब क्या है? आप सब क्यों आए हैं? उसने सोफे पर से उठते हुए बोला। आपको लेने आए हैं। अब आप शराफत से हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं, इससे पहले कि हम कोई और आसान तरीका आजमाएं। और फिर आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी गई और फिर उसे पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उसने 10 मिनट में ही अपनी हिम्मत हार दी। जी हाँ,
میں نے ہی شاہد علی کو قتل کیا ہے۔ دراصل میں ایک چور ہوں۔ اتفاق سے ایک دن میں شاہد علی کے گھر چوری کرنے چلا گیا تھا۔ جہاں میں نے شاہد علی کو سوتے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ شاہد علی میرا ہم شکل تھا۔ میرے شیطانی دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور پھر میں اس کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اور پھر ایک رات میں نے ایک بالکل سنسان جگہ پر اس سے لفٹ مانگی، اور گاڑی رکتے ہی میں اس کے سر پر کپڑا ڈال کر اس کے سر پر وزنی شافٹ سے تب تک وار کرتا رہا جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گیا، اور پھر اس کی لاش کو لے جا کر ایک درخت کے نیچے دفنا دیا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پھر صبح تک شاہد علی کی لاش کو وہاں سے نکال کر اسلامی طریقے سے سپرد خاک کر دیا گیا تھا، اور احمد کمال اور ارسلان احمد نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔